नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी प्लस सी पैट 2023 के लिए जीके की 36वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के जीके के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एरिया ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई एरिया ऑफ डार्कनेस की, तो इसके जो लेखक हैं तो वो है BS नायपॉल। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो वो है BS नायपॉल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बताइए कौन कौन सी हैं। तो देखिए, एक है आपकी द प्रिंस। तो बताइए भाई, द प्रिंस के लेखक कौन है। तो दोस्तों, द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। ठीक है, द प्रिंस जो है किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये है मैकियावेली के द्वारा लिखित पुस्तक। ऐसी अगली पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो कि पिछले साल पूछी भी गई थी UPSC पैट के पेपर में। तो दोस्तों, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है, तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी की द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसे ही कहा जाता है सत्य के साथ में मेरे प्रयोग। ठीक है, जो सत्य के साथ में मेरे प्रयोग है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ को ही कहा जाता है। तो ये लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा। ऐसे ही एक है पत्रिका यंग इंडिया, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तू हैं। ऐसी गाइड मैंने आपको बहुत बार बताई, तो गाइड के लेखक कौन है, RK नारायण। ठीक है, गाइड के लेखक कौन है, RK नारायण। और एक है इनकी मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के भी लेखक कौन है, तो वो भी हैं RK नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज के भी लेखक कौन है, तो वो भी हैं भाई RK नारायण। अच्छा, एक है आपकी इंटरनल इंडिया। तो दोस्तों बताइए, इंटरनल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो लिखी गई इंदिरा गांधी के द्वारा। ऐसे कुरुक्षेत्र लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। और हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है भाई बाणभट्ट के द्वारा। चलिए, और ये कुछ पुस्तकें हैं जो सारी हम पढ़ चुके हैं, बस आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई कालिदास जी के द्वारा। ऐसी पद्मावत, तो ये लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अगली है भाई गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस इसके लेखक है विशाख दत्त। और बुद्ध चरित्रम के लेखक है अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है, तो वो है अश्वघोष। अच्छा, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई भाई पाणिनि के द्वारा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। हालांकि अब तो ये सारे बच्चों को याद भी हो चुकी हैं, मैंने लगातार इनको याद कराया, स्टूडेंट का बहुत बार रिवीजन भी कराया। लेकिन फिर भी जो भी बच्चा नया हो वो प्लीज़ जाकर इन बुक्स को ज़रूर लिख ले, अपनी कॉपी पर नोट कर ले और क्लास को शुरू से देखना प्रारंभ कर दे। क्योंकि हमने सारी जो क्लासेस है लगभग हमने सिलेबस को भी लगभग 60 से 70% सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो इसलिए सारी क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनवरी के प्रमुख दिवस के बारे में। बहुत दिन से हम जनवरी का रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जनवरी के दिवस जरूर पढ़ेंगे। बताइए, 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था, तो ये मनाया था वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, जो वैश्विक परिवार दिवस है ये मनाया जाता है 1 जनवरी को। और विश्व परिवार दिवस मनाया था 15 मई को। ठीक है, वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी और विश्व परिवार दिवस मनाया था 15 मई को। विश्व परिवार दिवस मनाया था 15 मई को। अगला है विश्व ब्रेल दिवस, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया था 4 जनवरी को। ऐसी प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये मनाया था 9 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस मनाया था आपका 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 10 जनवरी को। चलिए दोस्तों, अगला है भाई राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो दोस्तों, ये मनाया था 11 जनवरी को। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया था, तो ये मनाया था 11 जनवरी को। ऐसे अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था 12 जनवरी को। और मैंने आपको बताया था कि जो विश्व युवा दिवस है वो मनाया था 12 अगस्त को। ठीक है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया था और जो विश्व युवा दिवस है वो मनाया था आपका 12 अगस्त को। चलिए, अगला है भाई मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को मनाई जाती है। हालांकि अभी ये 15 जनवरी को ही पड़ जाती है, लेकिन जो इसकी जो डेट है वो आपको 14 जनवरी याद रखनी है। अगला है भारतीय थल सेना दिवस, तो ये मनाया था आपका 15 जनवरी को। कब मनाया था भाई, तो ये मनाया था आपका 15 जनवरी को। तो दोस्तों, अब ये अगले दिवस आ गए हैं जनवरी वाले।
चलिए बताइए भाई, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो पराक्रम दिवस है ये मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। ऐसे ही राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये मनाया था 24 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये दोनों मनाए थे 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी आपका मनाया था 26 जनवरी को। अगला है हमारा सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीद दिवस, ये तीनों मनाए थे 30 जनवरी को। एक बार फिर से इनको पढ़ लो, सर्वोदय दिवस, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस और शहीद दिवस, तो ये मनाया था आपका 30 जनवरी को। अच्छा अगला है भाई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो दोस्तों ये कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया था आपका 11 से लेकर 17 जनवरी तक। ठीक है, आपको याद रखना है कि 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ेंगे हम फरवरी के दिवस के बारे में, जिनका आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। बताइए भाई, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 1 फरवरी को। ठीक है, जो भारतीय तटरक्षक दिवस है ये मनाया था 1 फरवरी को। ऐसे अगला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो ये मनाया था आपका 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया था। एक बार फिर से पढ़ो, अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस और विश्व कैंसर दिवस ये मनाया था 4 फरवरी को। और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया था आपका 9 फरवरी को। याद रखना है दोस्तों, जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस है ये मनाया था आपका 9 फरवरी को। चलिए अगला है भाई विश्व दलहन दिवस। तो दोस्तों जो विश्व दलहन दिवस है ये मनाया था आपका 10 फरवरी को। ठीक है, जो विश्व दलहन दिवस है वो कब बनाया था? तो ये मनाया था 10 फरवरी को। ऐसे ही अगला है विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनाया था आपका 11 फरवरी को। और विश्व यूनानी दिवस ये भी मनाया था आपका 11 फरवरी को। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि 1 और 1 11, यानी कि एक महिला और एक बालिका मिलती है तो 1 और 1 11 हो जाती है विज्ञान में। तो इसलिए जो है मतलब क्योंकि साइंस की से शक्ति बढ़ जाएगी, जब महिला और बालिकाएं दोनों आपस मिलेंगी तो 1 और 11 यानी कि साइंस की शक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए मनाया था 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस। अगला हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, तो दोस्तों ये मनाया था 12 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय, और ये कौन सा भाई? तो ये है राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया था। और एक बताया था मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया था आपका 8 मार्च को। तो ये आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है भाई, जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये मनाया जाएगा 13 फरवरी को। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाएगा आपका 8 मार्च को। अच्छा विश्व रेडियो दिवस कब मनाया था? तो ये भी मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, तो ये मनाया था आपका 15 फरवरी को। ऐसे विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो दोस्तों ये मनाया था 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये मनाया था 24 फरवरी को। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था 28 फरवरी को। एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लो भाई। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 24 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। चलिए दोस्तों ये आ गए मार्च के दिवस, इनका भी रिवीजन करते हैं। बताइए भाई शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 1 मार्च को। ऐसे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। जन औषधि दिवस 7 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, और जन औषधि सप्ताह कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 से लेकर 7 मार्च। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही दिवस सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको जितने भी सप्ताह हैं इस वर्ष भर के वो सारे पढ़ा दूंगा। चलिए अगला है हमारा विश्व किडनी दिवस, तो दोस्तों जो विश्व किडनी दिवस है ये मनाया था 9 जनवरी को। ऐसे CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, विश्व किडनी दिवस मनाया था 9 मार्च को, मैं जनवरी बोल गया। विश्व किडनी दिवस मनाया था 9 मार्च को। और CISF स्थापना दिवस मनाया था 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया था आपका 20 मार्च को। एक बार फिर से भाई रिवीजन कर लो। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। चलिए अगला है भैया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो दोस्तों ये मनाया था 21 मार्च को। ऐसे विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस मनाया था भाई 27 मार्च को। एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस? तो ये मनाया था 27 मार्च को।
बहुत दिन बाद हम इनका रिवीजन कर रहे हैं, जो जनवरी वाले हैं, फरवरी वाले और मार्च वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो हम जुलाई उलाई के बहुत पढ़ रहे थे, जून के पढ़ रहे थे, लेकिन अब अगली क्लास से जनवरी फरवरी और बाकी जो मार्च जुलाई अगस्त वाले हैं वो भी पढ़ेंगे तेज़ी से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भाई जो मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान है ये है तमिलनाडु राज्य में। मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। चलिए दोस्तों, ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें हमने पहले कई बार पढ़ चुके हैं, आज फिर से इसका रिवीजन करेंगे। तो बताइए दोस्तों, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको असम में। ऐसे भीतरकनिका, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। ऐसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, कुद्रेमुख कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, ये सारे मैंने आपको पढ़ा चुका है। ऐसे जलदापारा तो पढ़ाया है, ये बक्सा भी पढ़ाया है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे अब तो आपको लगभग याद हो ही चुके हैं, तब तो कोई खैर टेंशन की बात ही नहीं है। बस जो रिवीजन की बात है वो मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अनुच्छेद 148 संबंधित है। तो दोस्तों बताइए अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है ये है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि जिसको हम कैग कहते हैं, तो ये उससे संबंधित है। अनुच्छेद 148 किससे? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। बताइए भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो वो दिया गया अनुच्छेद 54 में, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा है कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 54 में। ऐसे वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में। किस में भाई? तो यह है 280 में। चलिए नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा और लिपि। तो दोस्तों इसका वर्णन है आर्टिकल 343 में। किस में है? तो यह है आर्टिकल 343 में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे भाई? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए दोस्तों बताइए भाई, जैसे अभी हमने पढ़ा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो वो कौन थे? तो वो तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे ही भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम न्यायाधीश, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आमतौर पर सबको याद होते हैं, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे भाई मेरे हीरा लालजी कानिया। कौन थे? तो ये थे हीरा लालजी कानिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। बताइए भाई डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अगर बात की भाई डायनामाइट की, तो इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो यूपीट्रिपलएससी की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। और दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ उनमें से लगभग आप मान के चलिए 60% क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीट्रिपलएससी में कभी ना कहीं पूछे गए, चाहे वो यूपीट्रिपलएससी की वीडियो वाली परीक्षा हो या यूपी पीसीएस तक की परीक्षा हो, वहाँ से भी मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा कर लेकर आया हूँ। तो इसलिए अब ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब हम सारे यूपीट्रिपलएससी का वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यूपीट्रिपलएससी पैट के नहीं, बल्कि आगे आप जिस भी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, कोई भी हो, सब जगह ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर वहाँ पर आपको अलग से यूपीट्रिपलएससी के किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बस अब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर 60% क्वेश्चन है वो सीधे सीधे यूपीट्रिपलएससी वाले हैं। तो इसलिए ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि देखो चाहे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से लगभग 60-65 क्वेश्चन फंस जाते हैं। मतलब जो 60-65 तो नहीं, लेकिन हाँ अगर बात करें तो दोस्तों तो 30-40% जो क्वेश्चन होते हैं 100 में 30-40% आराम से एसएससी पूछ लेता। पहले किसी ज़माने 60-65% फंस जाता था, लेकिन अब वो 30-40% हर परीक्षा पुराना वाला पूछ लिया जाता है। तो ऐसे जो यूपीट्रिपलएससी का भी जाइए, अगर आप पिछले 10-12 साल के अगर आप लगातार जो पेपर हुए हैं उन सबको लगा दो, तो आप मान के चलो बेटा तो 60% तो आप आराम से यूपीट्रिपलएससी में ले जाओगे। बहुत रिपीट होता है, इसलिए मैं आपको सारे ये रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बताइए भाई अगला क्वेश्चन हमारा, आगरा की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि आगरा की जो प्रसिद्ध मिठाई ये है पेठा। आप अगर आगरा गए होंगे, मान ली किसी पेपर में भी देने गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर स्टेशन पर या बस स्टैंड पर बहुत पेठा बिकता है, और मैंने तो बहुत खाया है, बहुत अच्छा लगता है। तो आगरा की प्रसिद्ध मिठाई भाई कौन सी है? तो वो है पेठा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो पहली साल ही यूपीट्रिपलएससी पैड में पूछा गया था। बस वहाँ पे ये पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, लेकिन इसमें दिया गया है कि गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों ये दिया था भाई, ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, इसकी डेट याद रख लेना,
अगर आपको 8 अगस्त 1942 मिल जाए तो भी ठीक है, और अगर आपको 9 अगस्त 1942 मिल जाए तो भी ठीक है। कोई एक डेट देगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ठीक है 8 अगस्त 1942, लेकिन अगर कोई एक, देखो दी एक ही डेट होगी, ठीक है, चाहे 8 अगस्त से दे दे चाहे 9 अगस्त से दे दे, इससे ज़्यादा अलग नहीं देगा, ठीक। तो आप कोई भी लगा सकते हैं, बस आपको याद होनी चाहिए, चाहे 8 अगस्त 1942 दे दो, चाहे 9 अगस्त 1942 दे दें। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार की राजधानी का क्या नाम है। तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम, तो वह है कवरत्ती नहीं, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। और कवरत्ती कहाँ की राजधानी है, तो ये है आपके लक्षद्वीप की, ठीक है। जो हमारा लक्षद्वीप है ये वहाँ की राजधानी है क्या, तो वो है कवरत्ती है। और अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार बना लेना। बताइए खरीफ की फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो खरीफ की फसलें हैं ना, तो इनके लिए कौन से मौसम की आवश्यकता होती है, तो वो होता है गर्म और नम, ठीक है। यानी कि गर्मी भी होनी चाहिए और बरसात वाला भी होना चाहिए, कि वहाँ पे नमी भी पड़नी चाहिए। तो ये होता है खरीफ की फसलों के लिए मौसम, तो कौन सा होता है, तो ये होता है गर्म और नम। चलिए भाई, अब देखो दोस्तों ये है चीज़ इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने कहा था क्वेश्चन तो वो था ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये ज़रूर पूछी जाती हैं। बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है, या इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारी खरीफ की फसलें हैं जहाँ पर अगर ईश्वर ने चाही तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो 100% यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी खरीफ की फसल अगर पूछी जाए तो यहीं से पूछे जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसलें हैं। और यहीं से ही मैंने जितनी परीक्षाएँ देखी हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपलएससी की हो या एसएससी की हो, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं फसलों में से पड़ जाता है। जो मैं आपको रबी की बताऊंगा वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, और जो खरीफ की बताऊंगा वहाँ से फंसेगा, और जो जायद की बताऊंगा वहाँ से फंसेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसता है वो रबी से पूछा जाता है और खरीफ से पूछा जाता है। तो बताइए भाई खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। आप इसको ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, ऐसे ही क्रम से याद कर लो। 10-12 बार पढ़ोगे, 15 बार पढ़ लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। या 5 बार सुबह पढ़ लो, 5 बार रात पढ़ लो, अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो इस तरह से 5-6 बार पढ़ लेना, सब याद हो जाएगा। और कुल मिलाकर 15 बार तो पढ़ ही लो तो अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब बताइए रबी की फसलें कौन सी है। तो दोस्तों जो रबी की फसलें वो हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, अरहर, मटर, आलू, राई। मुझे तो देखो क्रम याद है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, अरहर, मटर, आलू, राई, क्योंकि मैंने तो भाई देखो ऐसे ही की थी और मैं इसी टाइम से सबको इसी तरह से सबको लिखाता हूँ। कौन कौन सी है भाई रबी की फसलें, तो वो हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अरहर, मटर, आलू, राई। और मैं सच बताऊँ, मैंने जब मैं जिस समय परीक्षाएँ देता था, मैं जैसे बचपन में भी परीक्षाएँ होती थी या जब मैंने कंपटीशन की दी थी, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड जो फसलें इनको याद किया था। और जब भी कभी क्वेश्चन पूछा गया तो मेरा हमेशा मेरे यहाँ से सही हुआ है। मेरा कभी कोई एग्ज़ाम इस वजह से नहीं रोका, क्योंकि जब भी जैसे मैंने बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ी हैं और सिलेक्टेड चीज़ों के दम पे आज मेरा बेस बहुत मजबूत हो चुका है। तो बस मैं भी आपसे ऐसे कहूँ कि बस आप नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा आपको किसी चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही बस सिलेबस को देखते हुए आप पढ़ाई करो। मैं आपको सच बताऊँ, जो व्यक्ति सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करता है वो हमेशा सफल हो जाता है। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको एक सच बताऊँ तो जो सिलेक्शन होता है ना वो 2 साल के अंदर आराम से हो जाता है। और अगर 2 साल से नहीं हो पाता तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि जिस व्यक्ति का रिवीजन कमज़ोर होता है तभी वो सिलेक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आप, मैं मानता हूँ आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कम से कम 5 से 6 साल लग चुका है, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कम से कम 5 से 6 साल लग चुका है और अभी तक उनका वो बेस नहीं बन पाया। तो उसका सीधा रीज़न यही है कि उनका रिवीजन कमज़ोर रहा है। अगर मैं अभी आपसे कहूँ, अगर आपके 5-6 साल हो गए, अगर आपको भी बड़ा अजीब सा लगता हो कि यार मैंने 5-6 साल अपने बर्बाद कर दिए और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मैं बस आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों बस 2-3 महीने लग जाओ और जो तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना शुरू कर दो, ठीक है। जो नया पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो ही, लेकिन अगर तुमने एक बार पुराना रिवीजन करना शुरू कर दिया तो मैं सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, जितना तुमने 5-6 साल में पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है। मैं सच बता रहा हूँ। हम लोग क्या कमी करते हैं, हम लोग हर दिन नए टॉपिक पढ़ने बैठ जाते हैं। हर दिन हम सबकी एक ऐसी मानसिकता बनी हुई है, हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू कर देता है और पिछला भूलता चले जाता है। बस यही दिक्कत होती है। और मैं जाने कितने अपने मैं खुद दोस्तों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने 5-5, 6-6 साल तैयारी की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने बस एक ही चीज़ अपनाई, रिवीजन, सिर्फ रिवीजन। मेरे दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता हूँ कि आप ज़्यादा से रिवीजन करो। आप देखते होंगे मैं पहले दिन से दिवस पढ़ा रहा हूँ और लगातार मैंने जनवरी के दिवस कम से कम 20 क्लास में पढ़ा दिए,
कम से कम 25 क्लास में तो मैंने फरवरी के दिवस पढ़ा थी। क्यों? मैंने सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोकस किया। मैंने ये किया कि आज भले ही मुझे 10-10 20-20 दिन लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन पेपर होगा उस दिन स्टूडेंट यही कहेगा कि सर कोई चीज़ अब बाकी नहीं रहेगी, हर चीज़ हमारी रटी हुई है। पहले मैंने ये प्लान बनाया था कि मैं कम से 10-15 दिन पहले सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, फिर रिवीजन कराऊंगा। लेकिन बाद में मैंने ऐसे सोचा कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि फिर लास्ट में तब प्रेशर बच्चे के दिमाग पे हो जाता है कि फिर वो तैयारी कर नहीं पाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, बस अपना रिवीजन ज़रूर करें। अगर अभी आपको काफ़ी टाइम हो चुका तैयारी करते हुए, अभी तक अगर आपको मंजिल नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरे दोस्तों सिर्फ एक चीज़ बस मेरी मान लो, सिर्फ एक चीज़। तुम लगभग 3 महीना, ठीक है, कितने महीना? सिर्फ 3 महीना मेरी एक चीज़ फॉलो कर लो। जो जो तुमने पढ़ा है सबका रिवीजन शुरू कर दो बढ़िया करके। 3 महीना लगातार रिवीजन करो। जो चीज़ नई नहीं पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो आगे, लेकिन रिवीजन जरूर करो। अगर तुमने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर डाला तो दोस्तों ऐसे समझो तुम्हारा सिलेक्शन, मैं सच बता रहा हूँ, 90% पक्का हो जाएगा। और जो तुम थोड़ी बहुत चीज़ें जो और नहीं पढ़ रहे हो ना, अगर उन्हें भी अच्छे से पढ़ते रहे, उनका भी रिवीजन करते रहे, तो फिर ऐसा समझ लो मेरे भाई 6 महीने के अंदर तुम्हारी 100% सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। बस तुम रिवीजन कर लेना बस। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दोस्तों अगर बात की जाए दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की, तो इसकी अवधि थी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी। ठीक है, कब से कब तक इसने शासन किया था दिल्ली में? तो इसने भाई 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। चलिए आप जानते हैं भाई आगे। तो देखिए अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसका जो साम्राज्य था वो था अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक। ठीक है, इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था? तो इसका साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक था। और इसके प्रमुख विजय अभियान निम्नलिखित। दोस्तों ये विजय अभियान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जाने कितनी परीक्षाओं में मैंने देखे, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देखिए इसका सबसे पहला अभियान याद रखो, गुजरात अभियान। अगर आप इसकी देखो, आपको डेट भी याद रखनी, जो सन देना है ये जरूर याद रखना कि गुजरात अभियान किस सन में हुआ था? तो हुआ था 1298 ईस्वी में। और ये सारे इसके सिर्फ अभियान नहीं है, ये इसकी जीतें हैं, जहाँ जहाँ इसने विजय प्राप्त की, ये सारे वो अभियान हैं। तो इसने गुजरात को कब जीता था? तो इसने 1298 ईस्वी में जीत लिया था। ऐसे इसका जैसलमेर अभियान 1299 ईस्वी में हुआ था। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ था। और जो चित्तौड़ अभियान हुए वो हुआ था 1303 ईस्वी में। तो ये सारे हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। ठीक है, और ये सारे इसके विजय अभियान है, जहाँ जहाँ इसने विजय प्राप्त की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना है वो है एंजिल झरना। एंजिल जलप्रपात भी जिसको हम बोलते हैं, झरने को हम कहते हैं जलप्रपात। आपने जलप्रपात तो बहुत पढ़ा होगा, तो कौन सा वो जलप्रपात है? तो वो है एंजिल जलप्रपात या एंजिल झरना। तो दोस्तों ये किस देश में स्थित है? तो ये है वेनेजुएला में। ठीक है, एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये है वेनेजुएला में। ऐसे ही अगला है मोंगे फोशन जलप्रपात। ठीक है, जो मोंगे फोशन जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये है नॉर्वे में। ऐसी मोटराजी जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है जिम्बाब्वे में। और टुगेला जलप्रपात किस देश में? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि जो एंजिल जलप्रपात है वो वेनेजुएला में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और मोंगे फोशन जलप्रपात नॉर्वे में है, मोटराजी जलप्रपात जिम्बाब्वे है, और टुगेला जलप्रपात है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? तो यह है भैया दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों तैमूर ने जो किया था वो 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो इसने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो चरकुला नृत्य है ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मयूर नृत्य भी है और रासलीला भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? कठपुतली। और ये कहाँ का लोक नृत्य, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये है आपके राजस्थान का। बचपन में आपने बहुत वीडियो देखी होंगी कैसे कठपुतली नचवाते थे, जब मैं छोटा था मैं तो बहुत देखता था। तो ये कठपुतली नृत्य कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। और बाकी जो चरकुला है, मयूर नृत्य और रासलीला, तो ये सारे कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ये हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, यानी कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है भाई K2। ठीक है, K2 को हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम गार्डविन आस्टिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम है K2 या गार्डविन आस्टविन।
तो ये आपको इसका नाम याद रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख गया हूँ, आस्टविन मैंने सही से नहीं लिखा है, K2 या गार्डविन आस्टविन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो या तो K2 आ जाए या आ जाए गार्डविन आस्टविन, तो दोनों ही आंसर सही है क्योंकि ये एक ही के दो नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों स्टार बना लो इस क्वेश्चन को, जाने कितनी परीक्षाओं में ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो दोस्तों जो किसी भी नए राज्य का जो गठन किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है, तो वो किया जाता है पहली अनुसूची में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए राज्य का नाम को परिवर्तन या किसी नए राज्य को शामिल, ठीक है, करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसद को। तो आपका राइट आंसर होगा संसद। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो संसद ही वो संस्था है जो किसी भी राज्य का नाम को परिवर्तित कर सकती है और देश में किसी भी राज्य को मिला सकती है। तो राइट आंसर आपका होगा संसद। और किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो वो होती है प्रथम अनुसूची में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे अनुसूची के बारे में। तो देखिए दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है भारतीय पदाधिकारियों के पेंशन व वेतन से संबंधित है, ठीक है। देखो जो दूसरी अनुसूची है ना, ये जो भारतीय पदाधिकारी हैं उनके पेंशन व वेतन से संबंधित है। अच्छा, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित, ठीक है। जो शपथ ग्रहण ली जाती है तो वो किस अनुसूची से संबंधित है, तो वो है तीसरी अनुसूची से। और पांचवी अनुसूची है कि यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह कौन सी अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताती है, तो वो है पांचवी अनुसूची। अच्छा, वह कौन सी अनुसूची है जो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है, तो वो है तीसरी अनुसूची, ठीक है। कौन सी अनुसूची, तो वो है तीसरी अनुसूची। और वह कौन सी अनुसूची है जो भारतीय पदाधिकारियों के पेंशन व वेतन से संबंधित है, तो वो है दूसरी अनुसूची, ठीक है। कौन सी अनुसूची है, तो वो है दूसरी अनुसूची। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है हमारा, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों जो अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक है ये लिखी गई है मैरी कॉम जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो ये लिखी गई है MC मैरी कॉम जी के द्वारा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ाया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछे जाने की आशंका लग रही है मुझे, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बताइए भैया गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो गन्ना प्रजनन केंद्र यह है कोयम्बटूर में स्थित। कहाँ पर स्थित है, तो ये भैया कोयम्बटूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। तो दोस्तों वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, तो वो है अनुच्छेद 352। कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 352। चलिए दोस्तों आज हम अनुच्छेद का फिर से रिवीजन करते हैं। हालांकि पहले भी हमने अभी कुछ अनुच्छेद पढ़े थे इसी क्लास में, जहाँ पर मैं पढ़ा था कि वित्त आयोग वाला पढ़ा था 280 में। चलिए तो ये वाला बताएं। तो देखिए अनुच्छेद 356 में किसका वर्णन है, तो वो है राष्ट्रपति शासन का, ठीक है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस में, तो वो है अनुच्छेद 356 में। ऐसे वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो वो है अनुच्छेद 360 में। अच्छा, हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में, तो वो है 216 में। और सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में, तो वो है 124 में। संसद का गठन किस में है, तो वो है अनुच्छेद 79 में। किस में भाई, अनुच्छेद 79 में। अच्छा, लोकसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में, तो वो है अनुच्छेद अनुच्छेद 81 में। मैंने आपको बताया ना सरला पढ़ाया नहीं, सरला। तो रा से राज्यसभा, देखो सा से संसद, पहले संसद आई तो अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा यानी कि अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा यानी कि अनुच्छेद 81। तो वो एक साथ आ गया ना, 79, 80, 81 यानी कि सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अच्छा, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है, तो ये तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 324 है आपका चुनाव आयोग से, ठीक है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो वह चुनाव आयोग से। और अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो वह भारत के महान्यायवादी से। वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि भारत का न्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका पद दिया गया संविधान में, तो वो दिया गया अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो वो गया अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ऐसी भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, तो वह अनुच्छेद 148 में, जिसको मैंने अभी पहले पढ़ाया था। चलिए ये सारे आगे लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का वर्णन, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद
23 जो है, इसके तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति का शपथ। जो राष्ट्रपति शपथ लेता है और इसको शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। किसके तहत दिलाई जाती है? तो वो दिलाई जाती है भाई अनुच्छेद 60 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ना, तो इसका मुख्यालय है भाई नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? तो वो है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदू कुश पर्वत स्थित है? तो दोस्तों अगर बात की भाई हिंदू कुश पर्वत की, तो यहाँ पर आपके दोनों आंसर राइट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना ये पाकिस्तान में और अफगानिस्तान दोनों ही देशों में फैला हुआ है। कौन सा? हिंदू कुश पर्वत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हिंदू पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है? तो दोस्तों जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके गोंडा में। ठीक है, ये गोंडा जो उत्तर प्रदेश में ज़िला पड़ता है, तो ये वहाँ पर है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई यूपी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो जो समसपुर पक्षी विहार है ये है रायबरेली में। ऐसी सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है और सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये है हरदोई में। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में। ठीक है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार तो वो है आपके गोंडा में। कहाँ पर है? तो वो है गोंडा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई हमारी भारतीय सेना वायुसेना की, तो इसकी जो प्रथम महिला पायलट हैं तो वो कौन है? वो है हरिता कौर दयाल। ठीक है, कौन है? हरिता कौर दयाल। कहीं कहीं पर आपको ये हरिता कौर देउल भी लिख जाएगा, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नाम है। तो ये कहाँ पर? तो ये हरिता कौर दयाल। कौन है? तो ये है हरिता कौर दयाल। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम महिला हैं तो वो हैं आशापूर्ण देवी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर स्टार बना लेना और याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है दोस्तों संतोष यादव। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है इस पर जो 2 बार चढ़ने वाली, लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री तो वो कौन है? वो है राजकुमारी अमृता कौर। जो प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री हैं वो है राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन है? तो वो है सुरेखा शंकर यादव। जो हमारी इंडियन रेल है तो इसकी जो प्रथम महिला ड्राइवर हैं वो कौन है? वो हैं सुरेखा शंकर यादव। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो वो है सुचिता कृपलानी की। और दोस्तों ये देश की प्रथम मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछना है कि बताइए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचिता कृपलानी। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन में ना मैंने कई लड़कों को यहाँ पर गलत करते हुए देखा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए थे सुचिता कृपलानी, मायावती और 1-2 कुछ और दिए थे। तो 90% मैंने स्टूडेंट को देखा था उन्होंने राइट आंसर मायावती लगाया था। वो ये कह रहे थे अरे यार अभी तो मायावती तो बनी और तो कोई बनी नहीं है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मायावती ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री वो सुचिता कृपलानी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ आप में से यानी कितने स्टूडेंट होंगे, लगभग अगर मैं कहूँ तो 70% स्टूडेंट होगा ना। अगर मैं मायावती ऑप्शन में दे देता, अगर मैं ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता तो बेटा 70% बच्चा यहाँ पर मायावती आंसर लगा देता। 30% बच्चा होगा जो आंसर देते सुचिता कृपलानी, नहीं तो 70% बच्चा आंसर यहाँ पर मायावती देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन को लेकर आया हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है वो सुचिता कृपलानी है और देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो वो भी है सुचिता कृपलानी जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। बताइए नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जो नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है या राजकीय भाषा है तो वो है अंग्रेजी। कौन सी भाषा है इसकी? तो वो है अंग्रेजी। चलिए भाई दोस्तों ये है आज का हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन और इसका आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। और पता नहीं क्यों बच्चे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे भी नहीं रहे हैं, आते तो हैं लेकिन देते नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी बच्चा आंसर देगा उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज़ जो बच्चा इसका आंसर जानता हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल जी कानिया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सुनील अरोड़ा या सुकुमार सेन।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार यूपी ट्रिपल पैड 2023 के लिए जीके की क्लासेस चलाई आ रही हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ बिला लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।